Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. Hi and welcome to India's #1 construction podcast. I am Rishabh Agarwal. आज मेरे साथ है राजन सिंह जी. He runs a channel called RS Live. YouTube और Instagram पर ये available है. In fact, he's the #1 infra influencer in the country. Rajan bhai, welcome. Thank you, sir. Thank you for the time that you've given to us today. It's a pleasure all mine because ये कहते हैं कि जब किसी चीज़ को आप बहुत प्यार से चाहो ना तो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है. इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके मैसेज आने के कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल को फॉलो किया एंड देन आई रियलाइज हाउ कम मैं नहीं जानता आपके इस चैनल के बारे में. बिकॉज बीइंग अ इंफ्रा लवर, मतलब इंफ्रा इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मैं इंफ्रा की चीज़ों से बहुत प्यार है मुझे, तो मुझे इसके रिलेटेड जानकारी रखना, इन्फॉर्मेशन रखना बहुत अच्छा लगता है. एंड सिर्फ मैंने शायद आपको 3-4 दिन पहले फॉलो किया एंड यू टेक्स्टेड मी कि कैन वी डू द पॉडकास्ट. मैंने आपको देखा था जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको फॉलो किया था. या आपको मैं जब से आपका कंटेंट देख रहा हूँ, जब आपके 20,000 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, आज 92,000 कुछ है. यस सर, करेक्ट. और तो आई एक्चुअली लव व्हाट यू डू, क्योंकि आप जो कर रहे हो, आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पर जा रहे हो एंड यू आर टेलिंग पीपल अबाउट इट. इनिशियली तो इट वाज मोर अबाउट द इंफ्रा वर्क दैट इज गोइंग ऑन. या ऑफ लेट आपने कुछ टेक्नोलॉजी भी शेयर करना शुरू करी और फिर मैंने वो भी देखा. ये पीछे कुछ यू वर टॉकिंग अबाउट अ कॉलम एंड हाउ अ प्लेट वाज वेल्डेड टू द स्टील. या तो वो भी देख रहे थे कि फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. तो एक अच्छी नॉलेज मिलती है और मुझे कुछ आप जैसे लोग बहुत पसंद हैं. वजह क्या है कि इस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा की दुनिया में ओपनली बात करने वाले लोग कम मिलते हैं. इन्फॉर्मेशन लोग शेयर नहीं कर सकते. किसी की काम को लेके कुछ लिमिटेशन है कि वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में है, शायद वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन, या कुछ लोग हायरार्की से घबराते भी हैं. तो मैंने कई लोगों को इनवाइट किया कि सर प्लीज आ जाइए, टाइम दे दीजिए. बट अभी हमारे आपके जैसे लोगों की जरूरत है. मुझे भी ये लग जो न्यूट्रल होके बात कर सके. मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये शायद हम आप भी अगर उस पोजीशन पे होते तो हम बात नहीं कर पाते. हो सकता है क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जब आप ऐसे ओहदे पे बैठे होते हैं. बट यस, people like you and me can talk and can speak and tell the world कि what is happening in our country. And I believe कि इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में उनको बहुत पसंद है अपने देश को ग्रो करते हुए देखना. एब्सोल्युटली. बिकॉज आप उसको एनआरआई का टैग दे दो, आप उसको किसी चीज का टैग दे दो, मेरे से मानो मैं उसको इंडियन ही बोलता हूँ और वो इंडियन ही रहेगा. इफ आई डाई मैं इंडियन ही मरूंगा. और मुझे ये पता है कि मेरा देश अगर बढ़ रहा है तो मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊंगा ना, मेरे को बड़ा अच्छा. दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, दुनिया किसी भी कोने में, मैं ईरान में बैठा हूँ, अलास्का में बैठा हूँ, जहाँ पे हमें देखना है कि क्या चल रहा है इंडिया, मेरे देश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है. देश की मिट्टी, देश का जो बात है ना वो अलग है. मतलब उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड. बात ठीक है. कोई कितना भी कुछ कह ले, कोई कितना भी दिखा दे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोने में है कि नहीं भाई देश मतलब ही है. नेशनलिज्म अंदर तो सबके वो आप रहेगा ही. कि आप जब तक घर पे रहते हो ना, आपको एहसास नहीं होता घर की अहमियत, माँ के खाने का, डैड के डांट का. लेकिन जैसे आप बाहर जाते हो, जस्ट लाइक कॉलेज और स्कूल लाइफ, तब आपको रियलाइज होता है यार वो ज्यादा बेहतर है. जैसे आप जब स्कूल छोड़ते हो तब आपको लगता है स्कूल वाज बेटर देन कॉलेज. अदरवाइज जब तक आप स्कूल में 10 साल 12 साल देते हो आपको लगता है नहीं कॉलेज सही होगा. बात तो सही है. तो वही है, वही सेम है कि इंडियंस को देखना पसंद है और मुझे दिखाना पसंद है. हमारे के जैसे लोग, तभी ये दुनिया बनी है इन्फ्लुएंसर की. बिल्कुल ठीक है. ये शायद कोई वर्ड था नहीं कुछ दिन पहले तक, ये कहीं प्ले नहीं करता था. बट येस, आई कैन से कि एक कम्युनिटी है एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमने एक चलन स्टार्ट किया जहाँ पे इंफ्रा के ऊपर लोग बात कर रहे हैं. पीपल लाइक यू एंड मी हैव अ थॉट कि चलो हम बताते हैं कि इंफ्रा वर्ल्ड कैसे चलता है, करेक्ट, कैसे काम करता है. क्योंकि एक बहुत ही मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि एक मिस्टीरियस दुनिया सी रही है. इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारी है जो शेयर की जा सकती है. एंड इनफैक्ट मैं ये भी प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि कई सिविल इंजीनियर्स हमने बनाए हैं अपने वीडियोस के जरिए कि पीपल थॉट कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कूल लगा बिकॉज इंस्टेंट आप ये तो अच्छा काम है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता हूँ, आप कभी उनकी टीम को देखा, दे आर वेरी हैप्पी. वो जो माहौल होता है वहां पे, गालियां पड़ती है, वो तो इंडियन कल्चर है, लेकिन आप ऑफिस में बैठे हो, आपको स्ट्रेस होगा यार 9 बज गया जा रहा हूँ, 10 बज गया जा रहा हूँ. वो बैठे 6 हो गया, चलो भाई अब मंगाओ पकौड़े, अब मंगाओ पेप्सी, अब मंगाओ कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, रात को वो जो पूरा माहौल मैंने देखा है एकदम हैपनिंग सा होता है. क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ 12 साल. वो आपको शायद कोई कंपनी की आउटिंग, कंपनी डे, फंक्शन डे होता था तो आपको मिलता था. अदरवाइज हमेशा आप सीरियस डिस्कशन होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हो, ये उनकी कॉन्फ्रेंस रूम होती है 1 घंटे की, उस बाद बाकी तो साइड पे इसकी वजह है ना
कि जो वो बना रहे हैं ना कुछ फिजिकल है. यस सो दे आर ब्रिंगिंग समथिंग विच वाज हियर देन ऑन पेपर और ऑन अ सॉफ्टवेयर, और फिर उसको रियल वर्ल्ड में बना रहे हैं और वो शेप लेती दिखती है चीज़. बिलीव करिएगा, जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरा होने लगता है ना, उसके अंदर जो भी उसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, उनके अंदर इतनी खुशी होती है, बिकॉज एक फ्रूट बेयर किया है तो वो उसका फाइनल रिजल्ट दिख रहा होता है. पीपल एंजॉय दैट अ लॉट. और सिविल इंजीनियर की खास बात ये भी है ना कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वो बहुत कुछ बना देते हैं. बिल्कुल. अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं है तो आपको ये लगे क्या जेसीबी वैसीबी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, यू नो, ये जनरल आप लैंग्वेज यूज करते हैं, पता नहीं कुछ तो बना रहे हैं. एक ड्राइंग को एक्चुअली में ग्राउंड पे लाना, राइट, पेपर पे चीजें लिखी और उसको ग्राउंड पे लाना, वो देखने में बहुत आसान लगता है पेपर पे, राइट, उतना आसान होता नहीं है. क्योंकि मैंने देखे हैं, आपके पास छत नहीं होते, राइट, आपके पास कोई एसी नहीं होता, आपके पास वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई कब वेदर चेंज हो जाए, राइट. हीट है, हमें लगता है कि अरे यार बाहर नहीं जाऊंगा अभी मार्केट में, लेकिन वो तो हीट में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप कर रहे थे जहाँ पे कोई जाना इस वक्त पसंद नहीं कर रहा. आने वाले टाइम में लोग जाएंगे. जस्ट लाइक अगर मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जांपल दूं, तो मैंने इतना ट्रेवल किया उसको कवर करने के लिए कि उस समय तो लोग जाते भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुनते थे. पिनान, अलवर, नएगांव, लोग कहते थे पिनान अलवर में आता है, अच्छा अलवर तो पता है, बट पिनान अच्छा ठीक है आपने बताया. आज तो कॉमन हो गया क्योंकि अब एक्सप्रेसवे बन चुका है, हर कोई जा रहा है, राइट. लेकिन उस टाइम पे जाना, उस टाइम पे उस जगह पे सिविल इंजीनियर काम करना, मैं पूरी सिविल इंजीनियर कम्युनिटी को बहुत हैंड्स ऑफ करता हूँ. आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि आप देखो ना, रिवर बना रहे हो, सॉरी रिवर के ऊपर ब्रिज बना रहे हो, आप है नहीं कुछ आसपास, आप खड़े हो 10 लोग हो और उसको बना रहे हो, कब बारिश हो जाएगी, कब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप कर रहे हो काम. आसान काम नहीं है, आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी, बट यस वो वही लोग कर सकते हैं जो ट्रू, जिसको देशभक्त आप बोलते हो, क्योंकि वो देश बना रहे हैं. दे आर नॉट मेकिंग एनी नॉर्मल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर मेकिंग द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री, जिससे जीडीपी रन होती है, जिससे लोगों का ड्रीम साकार होता है. अगर आपके पास मेट्रो नहीं होता, अगर आपके पास RRTS नहीं हो, अब बुलेट ट्रेन जो हमारी बन रही है, या एयरपोर्ट नहीं हो, तो आप इस कंट्री की कल्पना वो नहीं कर सकते जो ड्रीम हमारे पूर्वजों ने देखा था आजाद करने के टाइम. बिल्कुल ठीक है. तो सिविल इंजीनियर्स उन चीजों को साकार कर रहे हैं. और किसी भी आप सभ्यता को उठाकर देख लो, उसमें हमेशा सिविल इंजीनियर का रोल रहा है, हमेशा से. चाहे आप किसी भी सिविलाइजेशन की बात कर लो, तो आप ताजमहल भी देखने जाते हो, कुछ भी देखने जाते हो, दे ऑल बिकॉज ऑफ कि वो ब्रेन था उसके पीछे. और हमारे यहाँ तो सिविल इंजीनियर्स के ब्रेन तो कमाल है, कमाल है. आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे. यू लुक एट एनी कंट्री, आप इटली चले जाओ, कॉलोसियम इसलिए खड़ा है, या जितने भी हम मार्वल्स विजिट कर रहे हैं या प्लेसेस ऑफ हिस्ट्री विजिट कर रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं पिरामिड्स देखने, एवरीथिंग इज डन थ्रू दैट. अब वो उस जमाने में शायद सिविल इंजीनियरिंग नहीं कहते थे इसको, बट पॉइंट तो वही है ना, वो देयर वाज दैट ब्रेन बिहाइंड दैट, देयर वाज दैट टीम ऑफ पीपल बिहाइंड दैट जिन्होंने ये चीज़ें करी. एक चीज़ और है जो हमारे देश के बारे में बहुत स्ट्रांग है, वो है हमारी हिस्ट्री. पार्ट ऑफ द रीज़न कि जैसे आपने कहा ना कि बाहर देश लोग रहते हैं जो NRIs हैं, कुछ भी हैं, वो फिर भी अटैच रहते हैं हमारे देश से, क्योंकि बचपन से हमने अपने देश का इतिहास पढ़ा है. और वो इतिहास में इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हमने सुनी हैं, जो सारी स्ट्रगल की कहानियाँ हैं. अगर देखा जाए, करेक्ट, जिस देश ने इतना स्ट्रगल देखा हो, तो वो देश एक्चुअली डिजर्व करता है एक बहुत बेहतर भविष्य. और कहीं ना कहीं ये जो अभी कंस्ट्रक्शन का बूम है, या इंफ्रा में बूम है, या किसी भी तरीके का हम रोड नेटवर्क कह लीजिए, या इवन वाटरवेज की बात चल रही है, अभी रिवर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी टनलिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, ये सब एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाता हुआ दिखता है मुझे. बट ये कहानी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. आपने बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, बुलेट ट्रेन से लेके वेरियस नेशनल हाईवेज यू कवर्ड. आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी अच्छा से कवर कर रहे हो, यू आर गोइंग अप टिल गुजरात ऑल्सो. गुजरात में भी बहुत कुछ कवर किया आपने. थोड़ा सा कुछ मुझे बुलेट ट्रेन के बारे में बताइए, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द रीसेंट थिंग दैट यू आर डूइंग करंटली. बुलेट ट्रेन सीरीज हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया था लास्ट मंथ ही. और इस बार लकली हमने जो पूरा बुलेट ट्रेन का जो गुजरात वाला पार्ट है उसको कवर किया था, जितने भी स्टेशन है. एंड ट्रस्ट मी, मैंने मतलब उसके रील्स भी शेयर किए थे, वीडियोस भी. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना इंजीनियरिंग वर्ल्ड में भी जो कि हमारे देश में अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है. जैसे एक मैंने रील जो शेयर किया था, जो आपने बोला कि उसमें स्टील प्लेट्स और ये सब लगा रहे, बिकॉज वो ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब कई बार ना ऐसा लगता है कि ये चीजें आप कहाँ से देखोगे. हर चीज के लिए एक रेफरेंस होता है आपके पास देखने के लिए, लेकिन बुलेट ट्रेन जो ये बन रहा है वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका कोई रेफरेंस नहीं है आपके पास. आप पहली बार उसको बना रहे हो. तो ये मैं वीडियो में भी मैंने अपने बोला है कि जब बुलेट ट्रेन की नेक्स्ट
परियोजना है, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वो इससे फास्टर डिलीवर होगा। करेक्ट। क्योंकि उसके पास आपके पास एक पूरा इकोसिस्टम होगा, एक टीम होगी, एक्सपीरियंस टीम, जो कि जानती है कि कैसे काम को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उनके पास एक तजुर्बा है, एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। अभी जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत और खुद के लगन से कर रहे हैं। और जो पैशन जब आप वहां पे जाकर देखते हो ना, मैं आपको इस बात, क्योंकि अभी वो इतना क्लोज है मेरे, इतना कवर करता हूँ कि मैं आपको महीना भी बता सकता हूँ कि मैं कब गया था। जैसे लास्ट टाइम जब मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में गया था, सर आप यकीन मानो वहां पे मैंने टीम को बारिश में गीले होते हुए और काम करते हुए देखा है। वो स्पिरिट अगर आप बोलोगे कि नहीं सैलरी मिल रहा है तो कर लेगा, नहीं हो सकता। सैलरी दे के सिर्फ आप नहीं होगा, वो एक जज्बा है। अब समझ लो कि उस, जैसे आपने बोला कि सिविल इंजीनियर के अंदर वो प्राउड होता है कि मैंने बनाया है, और वो पूरी जिंदगी लेके चलता है उसको, अपने पूरे रिश्तेदारों को सबको बताता है, और वो दिखता है वहां पे। टीम खरीदी, मैं भी इनफैक्ट मैंने खुद वहां पे खड़े होकर वीडियो बारिश में गिले होकर बनाया, मुझे कोई उससे फर्क नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है कि इतने लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ सैलरी एक वजह नहीं हो सकती कि आपको लगता है कि सिर्फ सैलरी वजह है जिसकी वजह से वो काम करे बारिश में गिले। उसके लिए वो पैशन है, वो दिल से आनी चाहिए चीजें, तो बुलेट ट्रेन पे वो दिखता है। फेवरेट कौन सा प्रोजेक्ट रहा आपका अब तक जो आपने कवर किया? देखिए मेरे लिए तो जो सबसे बेस्ट रहा है या सबसे ज्यादा क्लोज है, टॉप 3 है मेरे, और सबसे ऊपर मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को रखूंगा। बिकॉज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक ऐसा हाईवे था, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग का बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। ओके। और बहुत, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मेरे को सब कुछ वो जीरो से स्टार्ट करना था, मतलब कॉलेजिंग भी खुद करना था, स्कूल भी खुद करना था। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कंपनी, इंजीनियर सब ने एक्सेस भी दिए मेरे को, दे लव मी सो मच, यू नो। टीम के साथ बैठ के वो अपना ही लंच मेरे को खिलाते थे, जो आता था मेस से, उनके कंपनियों के। कम्युनिटी इंक्लूसिव है, बहुत बहुत अच्छी कम्युनिटी। उसके बाद देन नेक्स्ट जो कि RRTS था, जो कि मेरे बहुत करीब है, RRTS, जिसको मैंने कवर किया, दिल्ली से मेरठ जो RRTS बन रही है। और तीसरा जो है इस वक्त पे वो है बुलेट ट्रेन। ये 3 है कि अगर मैं शायद कितना भी थका हुआ हूँ, मैं कितना भी एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, लेकिन अगर बोलोगे कि चलो इसको कवर करने चलते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल कर दो। क्योंकि मैं, अगर आप देखेंगे पूरा जो अपना जो पार्ट है, जो गुजरात से होकर गुजर रहा है, तकरीबन जो पूरा जो हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा मैं सिर्फ 3 दिन में खत्म कर देता हूँ। इस दिन में मेरा टारगेट होता है कि 2 स्टेशन कवर करने, 3 स्टेशन का, क्योंकि मुझे उसको कवर करने में कभी थकान महसूस नहीं हुई। राइट। सिमिलरली जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जब मैं कवर कर रहा था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मुझे कभी इसको कवर करने में थकान नहीं हुई। मेरे ऑडियंस को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे चाहने वाले को सिर्फ 20 मिनट का एक वीडियो मिलता था, लेकिन मैं उसके पीछे 12 घंटे ट्रेवल करता था। करेक्ट। और आई लव दैट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बड़ा कर रहा था, अलग कर रहा था, मुझे वो पसंद है। और ये 3 प्रोजेक्ट है जिन्होंने मुझे एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी, जैसे जैसे ये चीजें आप कवर करते हो। और भी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हाँ, इसमें है कि ये बहुत करीब है, और ये तीनों अगर आप देखोगे तो ये गेम चेंज करेगा इंडिया का पूरी तरीके से। इंडियन जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना, वो पूरी तरीके से बदल देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब तक का सबसे बेस्ट एक्सप्रेसवे आपका है। RRTS पहली बार है अपने देश में, मेट्रो का एक नेक्स्ट लेवल का वर्जन है, वही कॉमन हो जाएगा आने वाले 10, 15, 20 सालों में, जब हम और आप होंगे उस टाइम पे, और जब हम अपने बुढ़ापे के दहलीज पे होंगे, जब नई जनरेशन आएंगे, उनके लिए वो कॉमन हो जाएगी। जैसे मेट्रो आज कॉमन है, 2002 में ये कॉमन नहीं था, राइट, उसमें बड़ी चीज होती थी। एंड सिमिलरली बुलेट ट्रेन भी कॉमन हो जाएगा 10-20 साल बाद। बट हाँ, ये तीनों चीजें इंडिया को बदल के रख देंगी। कौन कौन से नए मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं? आपने एक मेट्रो का भी अभी स्टेशन का डाला था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो अभी मैंने जस्ट अभी डाला था, दैट वाज सूरत का, जो 2 लाइन चल रही है उसमें। सूरत के, हाँ, सूरत में 2 मेट्रो की लाइन चल रही है, प्लस उसके पहले मैंने पटना मेट्रो किया था, उसके बाद हमने आगरा भी किया है। कानपुर मेट्रो के हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है, कानपुर और लखनऊ अभी हम लोग करने वाले। कोलकाता वी हैव डन, मुंबई मेट्रो, नागपुर वी आर ट्रैवलिंग, तो नागपुर की भी मेट्रो अपन कवर करेंगे कि उसमें कितना काम चल रहा है। तो मेट्रो का अगर आप देखोगे, चेन्नई में भी काम चल रहा है। तो मेट्रो की लाइन अब ऐसा हो गया ना, कॉमन हो गया है, हर जगह चल रहा है, और जो कि होना भी चाहिए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट, अगर जिस रफ्तार से चल रहे, वी विल बीट US वेरी इजिली, मेट्रो के लाइन वेरी इजिली, क्योंकि इतने सारे कंस्ट्रक्शन मेट्रो के हैं। एक्टिव लाइन से ज्यादा, एक्टिव किलोमीटर से ज्यादा हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन किलोमीटर्स है, और वो जब एड ऑन हो जाएंगे वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 2002 में शायद कोई कहता तो लोग यकीन नहीं करते कि मेट्रो एक दिन कॉमन हो जाएगी, राइट, है ना। वो विजनरी लीडर्स ही थे, चाहे वो शीला दीक्षित रही हो मुख्यमंत्री उस टाइम पे, या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, वो विजनरी लीडर्स ही तो है। सही बात है, किसी को तो शुरुआत करना होती है। ऐसे सिस्टम को लेकर आए कि जो कि अब आज इस देश की नीड हो चुकी है, लेकिन उस वक्त पे किसी को नहीं लग रहा था कि नीड है। सिमिलरली आपका RRTS और बुलेट ट्रेन एक दिन नीड हो जाएगी। डू यू थिंक DMRC जैसी क्वालिटी अचीव हो रही है बाकी एरियाज में, या
देखिए बेस्ट पार्ट मेट्रो का या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का मैं आपको ये बताऊं तो ज्यादातर जगहों पे आप देखोगे तो डीएमआरसी ही कंसल्टेंट है, ज्यादातर जगहों पे डीएमआरसी के दे आर द एक्सपर्ट। तो मेट्रो का एक चीज मैंने देखा है कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपके स्टेट को नुकसान है, क्योंकि पैसा तो खैर दोनों का, स्टेट का भी है, गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल का भी है, बट कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गिर जाए। और मैं आपको बता दूं आजकल तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के पॉलिटिक्स कैरियर को भी इम्पैक्ट करता है। हाँ, बात तो सही है। तो अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ उलटफेर हुई तो आपके कैरियर पे, पॉलिटिकल कैरियर पे भी उलटफेर हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब वो लोगों के कनेक्ट करता है ना। अब मेट्रो आप सोचो कितने लोगों को कनेक्ट करता है, उसमें कुछ उलटफेर हुई, सबसे ध्यान से इस टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, पूरा देश ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सी नई सड़कें बन रही हैं, कौन से नए हाईवेज निकल रहे हैं, किधर कुछ नया डेवलप हो रहा है। अभी जो ये कुंभ का मेला हुआ है, कितनी बड़ी अंडरटेकिंग रह चुकी है ये मेरे ख्याल से। अगर जब ये काम पूरा होगा, जब ये मेला खत्म होगा, अगर बैठ के कोई इसके आंकड़े जोड़ेगा कि कितने रुपए का सर्कल घूमा इधर, कितने लोग आए, कितना, इससे बड़ी फुटफॉल पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई कभी भी एट अ गिवन टाइम। आप गए होंगे उसमें? मैं इस बार नहीं गया। ओके। और अंदर से वो मन कचोट रहा है कि क्यों नहीं गया मैं। मैं बाई कार गया था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई थिंक यहाँ से लेकर के कुछ तकरीबन 600 किलोमीटर है दिल्ली से, तकरीबन प्रयागराज जो आप जी है। आप यकीन नहीं मानेंगे उस 600 किलोमीटर हिस्से में मुझे कोई सुनसान और वीरान जगह नहीं मिली। अब आप और हमारा फोकस सिर्फ अगर इस इकोसिस्टम पे कि सिर्फ प्रयागराज को फायदा हुआ है, करेक्ट, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो नहीं साहब, उस पूरे 600 रीजन में, इनफैक्ट पूरे यूपी में, जो बिहार से आएगा वो भी यूपी होके आएगा, जो उत्तराखंड आएगा, जो दिल्ली से जाएगा, जो राजस्थान से जाएगा, जो गुजरात से जाएगा, यूपी के सारे कौन बॉर्डर से आ रहे हैं, जितने भी राज्य यूपी कनेक्ट करता है और जितनों को नहीं भी करता है, तो बाई रोड आए। जितने रास्ते के ढाबे थे, हर ढाबा मुझे सुखदेव ढाबा लग रहा था। हाँ, उतनी भीड़ थी। हर चाय वाला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, जैसे इंदौर का जो राजू चाय वाला है ना, वैसा लग रहा था कि भाई इतनी भीड़। मतलब रात के 3 बजे का मैंने एक क्लिप स्टोरी पे शेयर किया था, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये मुझे जो ट्रैफिक है या तो 2 ही रोड पे मिलता है इंडिया में, या तो मुंबई पुणे रूट पे या दिल्ली चंडीगढ़ रूट पे, राइट, और वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्योंकि मैं कानपुर बहुत बार ट्रेवल कर चुका हूँ बाई कार में, लखनऊ भी ट्रेवल कर चुका हूँ। मैं जब पटना कवर करने जाता हूँ मेट्रो को, तो मैं वही बाई रोड जाता हूँ। बट वो अलग था, मतलब कि ऐसा एक इकोसिस्टम है जो कि पूरा जनरेट हो रखा है पूरी यूपी का, कि हर ढाबा, जो ढाबे मतलब नए भी खुले, पुराने, पीपल डोंट केयर कि नया खुला क्या खुला, क्योंकि वॉल्यूम इतनी थी। तो ना सिर्फ प्रयागराज में, मतलब पूरा यूपी का अगर आप डेटा निकालोगे तो एवरीवन विल सॉ कि क्या हुआ, क्या है, राइट। और वो बोला जा रहा है ना कि आपके पूरे जीडीपी का 1% कंट्रीब्यूशन होगा इस महाकुंभ का। आप समझिए कितना बड़ा 1%, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप उसको नंबर गिनोगे तो ये लाइक कि यार कमाल है। मतलब वो जो मैनेजमेंट आप देखिए, इतने, जब मैंने जाके एक्सपीरियंस किया था, खैर क्योंकि आप जब जाते हो, एक इंफ्रा लवर जाता है, तो आप अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, करेक्ट, कि जिस होटल, मतलब मैं उस सिटी के पहुंचने से पहले, स्नान करने से पहले, मैं उससे 100 किलोमीटर पहले होटल ढूंढ रहा था और मेरे को नहीं मिला। आप सोच रहे हैं कि 100 किलोमीटर पहले भी होटल नहीं मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जी नहीं खाली है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो कि पूरा इस महाकुंभ ने ड्राइव किया है, जो जोड़ के रखा है। तो और उसमें भी ये बात मैं अप्रिशिएट करूंगा यूपी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने नॉट बिकॉज ऑन द प्रयागराज, पूरे रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बेहतर किया था। बिल्कुल उस रोड पे जो आपको कानपुर से लेकर के, जो इटावा से होते हुए जो प्रयागराज लेकर जाता है, मुझे कहीं गड्ढे नहीं मिला उसमें। पुलिस वाले खड़े थे, जाम में हम लोग फंस गए थे, तो मैंने ऐसे नॉर्मल पूछने के लिए विंडो डाउन किया कि कितने घंटे का जाम है, क्योंकि गाड़ी तो बंद थी, पता नहीं था। एंड मैं बहुत पेशेंस वाला आदमी, मैंने कहा बंद करो गाड़ी, यहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं। और हमारे पास थे स्नैक्स, लेकिन फिर भी दे कम टू अस, देखें कितने लोग आप लोग, तो हमने बोला 4 लोग हैं। बोलते ठीक है, ये लो बिस्किट और पानी। मैंने कहा नहीं, हमारे पास बिस्किट उसके नीचे हमारे पास सफिशिएंट है, आप बस पानी दे दीजिए कि पानी दे। तो एक दो नहीं, उन्होंने पूरी ऐसे पेटी लिटर ला के दे दिया। दे डोंट काउंट कि 4 बंदे तो 4 ही दो। जो सर्विस वहां पे जो मिल रही थी, और इनफैक्ट जो लोग हैं वहां के, सुबह का टाइम था, 6:30 हो रहा था, मेरी मॉम थी मेरे साथ में, तो एक स्कूल था, मैंने पूछा कि मैम क्या हम लोग वॉशरूम यूज कर सकते हैं, कि फीमेल है? तो उन्होंने बिना कुछ सोचे बोला हाँ खुला है, आप लोग कर सकते हो। तो एक बार जब गए तो आपको जितनी भी लेडीज थी, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि यार कहीं तो जाए, लेकिन कहाँ जाओगे आप, तो सबने इतने वेलकमिंग,
लोग रास्ते आपको दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं इधर से मत जाओ, इधर से चले जाओ, यू नो। मैं शाम को, क्योंकि पूरे दिन तो मुझे ये था कि भाई स्नान करने के बाद ही कुछ खाऊंगा, तो शाम को मैंने एक चाय की टपरी थी, तो सबने बोला चाय पियेंगे, मैंने कहा चलो मैं कुछ खा लूंगा, चाट वाट। मैं उनके पास गया, यू विल नॉट बिलीव, उसने बोला जी साहब मेरे 30 रुपए का प्राइस और 30 रुपए आज भी और 30 रुपए कल भी रहेगा, ये नहीं कि महाराज 30, हाँ मैं 30 की जगह आपसे 60 ले लूं। वो चाहता तो ले भी सकता, तो मैं दे भी सकता था। हम दिल्ली वालों के लिए कॉमन है, 60 रुपए दे दिए तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि दही भल्ले नहीं मिलते 60 रुपए के, कॉमन है। बट उसने बोला नहीं मेरे को नहीं करना ये। मैंने वहां पे ये बात बोली थी कि इन लोगों ने इतने लोगों का जो आदर सत्कार जो किया है ना, जो लोग दोबारा प्रयागराज आने के लिए सोचना चाहेंगे भी या नहीं भी सोच रहे वो जरूर आएंगे, ये लिखवा लो आप। राइट, क्योंकि सरकार ने एक इकोसिस्टम तैयार किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस इकोसिस्टम को और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। जो वेलकमिंग था ना वहाँ का नेचर लोगों का, सर वो माइंड ब्लोइंग है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, कि आप कुछ भी बना के तो दे दीजिए, एज आप कोई भी सरकार कोई भी योजना निकाल दे, कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस कर दे, बट अगर लोग उसको सही से ड्राइव नहीं करते तो फिर वो सक्सेस वैसे भी नहीं होता। मतलब लोग जो गए हैं ना वो दोबारा प्रयागराज से जुड़ जाएंगे। नहीं, नाइस। जिस हिसाब से लोगों ने वहाँ पे वेलकम किया है, ये नहीं था कि वो मुझे जानते कि मैं कौन हूँ। राइट, इज नॉट बिकॉज कि ये इन्फ्लुएंसर है वो, नहीं, मैं तो इस टैग से गया भी नहीं था, बस तो नॉर्मल गया। हर किसी को वैसे ही वेलकम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। क्या बैठिए, चाय वाले की दुकान पे मैं बैठा, उन्होंने बोला आपने चाय पिया, मैंने कहा नहीं मैं चाय पीता नहीं, तो बोला नहीं आप पी लीजिए कोई बात नहीं, पैसे दे। तो उसको मतलब ये समझ लो कि वो ये नहीं देख रहा कि आप पैसे दोगे, या आपका सूट बूट नहीं देख रहा, वो ये बोल रहे हैं कि बस पी लो, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि डोनेशन, कोई ऐसे ही टूथपेस्ट रख के जा रहा है, यू नो, कोई नीम का ऐसे रख के जा रहा है कि भाई आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपए में आपको अनलिमिटेड खाली कोई ऑफर कर रहा है कि आप खाइए, देखने वाला भी नहीं जा रहा वो बंदा। तो क्योंकि मैंने 2 दिन वहां पर रख के पूरा देखा इकोसिस्टम कि चल कैसे रहा है। ये भी नहीं है कि कोई आपको ऐसा, अदरवाइज अगर मान लो उनके पास ऑप्शन था प्रयागराज वाले लोगों के या यूपी वाले लोगों के, लूट लेते, जिसको आप कहते हैं ना लूट मची है भाई साहब कि एक मेला लगा, तो उन्होंने पता क्या किया, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन तक का रास्ता बना दिया कि लोग प्रयागराज आएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दिस इज अ गुड इनसाइट आल्सो, मतलब ये मेक सेंस, क्योंकि अगेन आपने एक कोहेसिव एनवायरनमेंट बना दिया ऐसा सा जहाँ लोग जिसको आकर उसको एंजॉय कर सकें। वेरी वेल सेड राजन। बेस्ट ग्रोथ एरियाज अकॉर्डिंग टू इन नॉर्दर्न इंडिया। अभी तो एक सिटी का तो नाम आया है एज पर द रिपोर्ट, सोनीपत और जेवर, जो कि ऑफकोर्स उन दोनों में बेस आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है उन दोनों का कोर। क्योंकि सोनीपत में जैसे खरखोदा में आपको पता ही है मारुति आ रही है, एशिया का सबसे बिगेस्ट प्लान उन्होंने लगाया, प्लांट अपना लगाया है। तो ऑफकोर्स मारुति की मोस्टली गाड़ियां वहीं से आप समझिए कि फ्यूचर में प्रोड्यूस होंगी। तो इस वजह से सोनीपत का हाइप जो है वो है भी, और जो कि जेन्युइन है, इज नॉट रॉन्ग। ऑफकोर्स उसके बाद मारुति को फॉलो करते बहुत सारी कंपनियां वहां पे आई है। एंड सेकंड इज जेवर, यू नो, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर का। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से जो पूरा एरिया है वो बूस्टअप हो गया है, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स है। सोनीपत उसमें आपको फिल्म सिटी भी है जो रोल प्ले कर रहा है, और प्लस उसके आसपास ऑलरेडी डेवलपमेंट तो थी, लाइक नोएडा है, ग्रेटर नोएडा। तो 2 नॉर्थ इंडिया की सिटी है जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी। मुझे जेवर के एयरपोर्ट से ना एक रिजल्ट और दिखता है कि जो IGI पे बर्डन है वो थोड़ा शेयर हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि मेजरली यूपी का क्राउड भी अभी दिल्ली आता है, सब फ्लाइट यहीं से लेता है, इंटरनेशनल कोई भी लेता है, तो बट जेवर एक अच्छा बर्डन शेयर कर देगा। शायद मोहाली के एयरपोर्ट के बाद भी कुछ ऐसा असर आ जाए जो हरियाणा पंजाब का थोड़ा सा ट्रैफिक, जिनको बेचारों को आना पड़ता है 6 घंटा 8 घंटा ड्राइव करके दिल्ली, आई थिंक दे कैन टेक देयर फ्लाइट्स फ्रॉम देयर कभी भी, क्योंकि पंजाब मेजरली ट्रैवलिंग करता ही है। आप स्पेशली वहाँ तो इनर कम्युनिटी है, तो वहाँ तो 10 में से 8 फ्लाइटें कनाडा जा रही हैं, तो उनके लिए तो आई थिंक इट विल बिकम अ वेरी गुड इजी पॉइंट टू एक्सेस। ये चीज़ें ये मैं डिस्कस कर रहा था आर्किटेक्ट चरणजीत शाह से। ही इज़ समबडी हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ एयरपोर्ट्स, क्योंकि मेजर एयरपोर्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं इंडिया में वो। इनफैक्ट अभी मैं गोवा गया हुआ था, तो गोवा के MMM वाला जो एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन भी उन्होंने डिज़ाइन किया। तो वहाँ पर ना वो कार्टोग्राफी करके वो बने होते हैं ना, मॉडल्स बने होते हैं, तो वहाँ मैंने देखने लगा। तो मेरी वाइफ साथ थी, तो मैंने उसको दिखाया मॉडल ऐसे। अब देखते देखते फिर रियलाइज़ किया कि उनकी कंपनी का लोगो लगा हुआ था, वहाँ पर प्लेट लगी हुई थी। तो मैंने वो वीडियो आगे भेजा, मैं सर सो प्राउड टू सी योर फर्म डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। कहते हैं यार ये सरकार की ना एक वो है, पॉलिसी है कि जहाँ भी कोई मेजर हब है, जहाँ अब ये प्रयागराज की बात हो रही है, सो यू कैन लुक एट एनीथिंग। मुझे लगता है धुलेरा गिफ्ट सिटी जब तक साकार नहीं होगी, जब तक वहाँ एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं आएगा। बिकॉज इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग टू बिल्ड दो स्काई स्क्रेपर्स,
you are looking to build a world level business city या क्या बोलते हैं उसको, नाम तो गिफ्ट सिटी रखा है ना, सिटी। तो जब तक वो इंफ्रा नहीं होगा, एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होगी, कार्गो आएगा जाएगा नहीं, तो फिर वो पूरा नहीं होगा साकार। बट दैट इज समथिंग दैट शुड कम इन द फ्यूचर एज वेल। कुछ चीज़ों की क्रोनोलॉजी समझ में आ जाती है, जहाँ भीड़ पहुंच जाती है वहाँ फिर चीज़ें बनने लगती हैं, ये भी देखा मैंने। वन ऑफ द मोस्ट बर्डनड सिटी इन द कंट्री इज मुंबई, अहमदाबाद। इट इज़ सो पॉपुलर, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ कि एक पॉलिसी चल रही है कि थोड़ा सा डीक्लटर करें इस सिटीज़ को। कैसे होगा नहीं पता। दिल्ली को फिर भी हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा बन गया। अब और एरियाज आ गए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ गया, ग्रेटर नोएडा से आगे एक सुपर नोएडा भी प्रपोज था जितना मुझे पता है। गुड़गांव एक्सटेंशन आ गया एंड दे हैव हेल्ड अप अ लॉट ऑफ देयर ओन वेट। अगर आप देखें तो मेरे को लगता है आज तो दिल्ली छोड़ के कई लोग गुड़गांव जा चुके हैं क्योंकि थोड़ा खुली सड़कें हैं, बेटर इंफ्रा है। मेन रीजन क्या है, आपको क्या लगता है कि गिफ्ट सिटी इज द सिटी ऑफ द फ्यूचर? आपको ऐसा क्यों लगता है? सी अब क्या है ना कि अब जैसे आपको देखने के लिए पहले जब तक इंटरनेट की दुनिया नहीं थी ना, तो मुझे लगता था कि चलो मेरे देश में जो मिल रहा है या जो फ्लैट मिल रहा है मेरे लिए बेस्ट है। एक जब इंटरनेट की दुनिया आई, बेशक मैं इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर भी हूँ फ्लैट का, तो मुझे पता है कि एक सिटी में क्या क्या दुनिया में अर्बन सोसाइटी में ऑफर हो रहा है। तो मुझे फिर मैं सर्च करने लगता हूँ कि मुझे कहाँ पे मिलेगा ये, राइट? क्योंकि मैं करूंगा ही, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो जहाँ पे बेस्ट होता है ह्यूमन मूवमेंट वहाँ पे होता है, राइट? फिर आती है आपकी बात कि आप ये नीड ऑफ आवर है। गिफ्ट सिटी में जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, ये हम ऐसा ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते कि लोग ये बोले कि नहीं हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो इसी वजह से गिफ्ट सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑफर हो रहा है, ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, राइट? वाइडर्स रोड्स हैं आपके पास, वहाँ पे नया पूरा एक डेवलपमेंट है पूरी तरीके से। जो आपने पुराने सिटी में जो झेला है, जो सीवरेज की प्रॉब्लम, जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, राइट, वो आप नहीं झेल, नई जनरेशन तो नहीं झेलना चाहेगी। तो इसी वजह से वो फ्यूचर सिटी में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, जिस लेवल का, जितनी रिसर्च करके उस सिटी को बनाया है गुजरात की सरकार ने, वो एक ट्रू मायने में फ्यूचर सिटी होगा। और उस पर सच मानिए, अगर कंटेंट की दुनिया में भी मैं बोलूँ या सर्च की दुनिया में बोलूँ, मोस्ट वॉचेबल और मोस्ट डिमांडिंग कंटेंट होता है हमेशा गिफ्ट सिटी। इज इट? या बिकॉज पीपल, जो नई जनरेशन है, जो जिसको आप जेनजी बोलते हो, वो उनको ऐसी सिटी पसंद है। वो भूल जाइए जब आपको लगता था कि नहीं यार सेक्टर में रह लेंगे। They love to see the skyscrapers. They love to see, आप अगर देखो मुंबई, नवी मुंबई की जो पिक्चर्स आती है, अगर आप डालो उसको, कितने लाइक्स आते हैं आपको? बहुत सारे, क्योंकि वहां पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स है, स्काईस्क्रैपर्स है, एक पूरा एक मस्त सा ज्वेल व्यू आपको आता है। तो लाइक पीपल लव टू वॉच कि हमारा कंट्री ग्रो करो, और हमारी कंट्री में भी ऐसे सिंगापुर जैसे, वॉशिंगटन डीसी जैसे एक सिटी हो, और वहां पे लोग अपना स्टेटस सिंबल बनाए या फिर वहां पर रहे। लेकिन यस, आपको नवी मुंबई, गिफ्ट सिटी, धुलेरा, ये ऐसी सिटी है जो कि आप देखना बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग रहेंगे, और यही फ्यूचरिस्टिक है और इसी की डिमांड है। मैं यार अभी गोवा हो क्या है पर्सनली, जिसे आई एम समबडी हूज अ कंस्ट्रक्शन एंथुसियास्ट, तो दिल टूट गया यार गोवा जाके। हर जगह कुछ ना कुछ बन रहा है। इसे और गोवा का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्यों, बट आप पहले फिनिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ गोवा क्यों। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो हर जगह की मेरे हिसाब से एक वाइब होती है, करेक्ट? उसका एक कल्चर भी होता है, और अब वो कल्चर पूरा खत्म हो चुका है, और वहाँ के लोकल्स खुश नहीं है। आप किसी भी चीज को डेवलप कर रहे हैं, बट आई थिंक यू शुड टेक द लोकल्स विद यू। मटेरियल्स लोकली सोर्स हो रहे हैं, वो सब लोकल रिसोर्सेज लग रही हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स लग रहे हैं, लोकल आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दैट्स देयर, बट द इंटायर डेफिनेशन ऑफ द सिटी इज चेंजिंग। तो वो जो आर्किटेक्चर भी है, वो आप फिर भी थोड़ा बहुत पोर्चुगीज लुक बना रहे हैं, गोवन विलाज स्टाइल बना रहे हैं, बट इट जस्ट डज नॉट फील लाइक गोवा एनीमोर। वो ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल हब में आ गया हूँ मैं, और मतलब हर 3 साल बाद आप गोवा जाएंगे तो कुछ नया सा दिखेगा, अजीब सा। और वो अजीब सा इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाली वाइब खत्म होती जा रही है, इसलिए मैंने गोवा का नाम नहीं लिया है। और बहुत लोग बोलते भी मेरे को कि गोवा के ऊपर करो। मुझे लगता है ना, गोवा उसके लिए नहीं बना है जो गोवा को बनाया जा रहा है, जिस चीज के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, राइट? गोवा बना है बीच के लिए, गोवा बना है रिलैक्सेशन के लिए, गोवा बना है लाइव स्पेस के लिए। कंक्रीट का अगर आप उसको जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हो यही रहा है, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आप एक नेचुरल चीजों को ज्यादा अगर छेड़ोगे ना तो डिजास्टर होता है। आप ठीक है, आपको पढ़ना, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फिट बैठता है। आप जैसे अगर गिफ्ट सिटी की बात कर लो, या मैंने धुलेरा बोली, वो बैरर लैंड है, कर लो उसका जो करना है,
वैसे भी किसी के यूज के नहीं है, राइट। लेकिन गोवा में जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो वो तो ऑलरेडी यूज्ड में है, आप उसको, और उसको भी अगर आप दिल्ली बना दोगे तो गोवा और दिल्ली में फिर फर्क क्या रहा? सड़कें चौड़ी नहीं है, आप उन्हीं गलियों में और उन्हीं सड़कों में घुस घुस के आपने विलास बना दिया। बाइक वाली जगह को आप बोल रहे हो कि कार उसको लाओ, अरे बाप, तो वो तो डिजास्टर है, आप डिजास्टर की तरफ जा रहे हो। गलियां भी ऐसी हैं कि आप एक गाड़ी लेकर घुस गए हो तो दूसरी के लिए वापस ही आना पड़ेगा। गोवा हम और आप नॉर्थ इंडियन या पूरे इंडियन जाते हैं, इसलिए जाते हैं भाई स्कूटी लेंगे पूरे दिन राइट, भांडेंगे, यही करते हैं। गाड़ी चलाने के लिए तो हम चला रहे हैं दिल्ली में, गुड़गांव में चला रहे हैं, और हम थक जाते हैं तो हम स्कूटी के लिए जाते हैं। अब पता चले कि हम स्कूटी के लिए जा रहे हैं लेकिन वहां पे भी वही हाल है, तो मैं क्या बोलूंगा, वापस चलो। और उससे आपके टेम्परेचर राइज होगा वहां पे, आप वो जो हो रहा है, और वो होगा ही, जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा तो एक तो पॉल्यूशन वहां पे होगा और प्लस आपका टेम्परेचर राइज होगा। अब आपने बोला लोकल खुश नहीं है, लोकल इसलिए खुश नहीं है क्योंकि टूरिज्म गिर रहा है, राइट। टूरिज्म गिरेगा, उनका इनकम गिरेगा, तो उनके अंदर एग्रेशन आएगा। आप जो देख रहे हो ना इंसिडेंसेस गोवा में, लोगों को लग रहा है कि गोवा के लोग अच्छे नहीं है, लेकिन आप उसके पीछे का जो पूरा इकोसिस्टम वो नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि उनकी जो अर्निंग है वो गिर रही है, राइट। क्योंकि जब मेरे को घर हो जाएगा साहब तो मैं गाड़ी रख लूंगा, तो मैं टैक्सी वाले से टैक्सी क्यों लूंगा एयरपोर्ट से? मैं तो अपने पास गाड़ी है, मैं बोल दूंगा किसी को लेके आ जा, भाई चाचा वहीं रह रहा है मेरा, राइट। उसका रेवेन्यू गिर रहा है, उसका रेवेन्यू गिरेगा, उसके घर वालों को पालने की जब दिक्कत होगी, तो जो आप सोसाइटी में बदलाव देख रहे हो ना, वो बदलाव है। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि यार गोवा में टूरिज्म गिरा है। गोवा में लोगों ने घर खरीद लिया तो कोई जाएगा क्यों घूमने? होटल्स खाली पड़े हैं, हाँ, होटल्स खाली पड़े हैं, 100% कैपेसिटी पे कोई भी होटल नहीं चल रहा है। ईटरीज, अब पहले क्या होता था, ज्यादातर शैक्स चलती थी, तो वो लोकल्स की होती थी, फिर वो आपको गोवन फूड खिलाते थे अपने हिसाब से बना के। अब क्या हो गया कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वाले पहुंच गए, बड़े बड़े ब्रांड्स लेके, फिर उन्होंने वहां पर पूरी वो वाइब बना दिया, जहाँ आपको वो 1000 रुपए की कॉकटेल सर्व कर रहे हैं, आपको वो 800 रुपए की डिश सर्व कर रहे हैं, जो आप शायद टोटल 800 रुपए में डिनर एंड ड्रिंक करके आ जाते थे, विच वॉज सपोर्टेड बाय दीज लोकल्स। अब वो जगहें जो लोकल्स के पास अच्छे एरियाज में थी, जहाँ बिल्कुल सी साइड बैठे हो, वो जगह जाता कोई और ऑफर कर देता पैसे उसको कि यार मुझे बेच दे, एंड इवेंचुअली वो शायद पैसे जरूरत में या लालच में बेच भी देता है, बट बाद में जो वहाँ बनता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द गोवन वाइब। तो पूरा का पूरा वो जो फील ऑफ द प्लेस है ना, वो चेंज होती जा रही है। करेक्ट। जनवरी और फरवरी वर द बेस्ट मंथ्स गोवा जाने के लिए। इतनी गर्मी थी वहां भी, दिन में इतनी गर्मी थी कि बाहर निकलने का मन नहीं है, बीच साइड जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पूरा, खैर चलिए गर्मी तो एक अपने आप में पूरा टॉपिक है। 2 साल पहले मैं गया था वहां पे, राइट, और 2 साल पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि देखो जो इंफ्रा वाले लोग होते हैं ना, वो दूरदर्शी होते हैं। मतलब आप देखते समझ जाते हो कि कौन सी जगह बनी हुई है किस चीज के लिए, कौन सी, यार मानना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया में तो सब जगह बना दूं, मुझे ये पता होना चाहिए कहाँ पे मैं बना सकता हूँ, कहाँ पे नहीं बना सकता। बिल्कुल, बनाने के तो मैं समुद्र के ऊपर ही बना सकता हूँ, मेरे पास है टेक्नोलॉजी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वाकई में वहां बन सकता है कि नहीं बन सकता। इसीलिए लोग गोवा छोड़ के वारकला जा रहे हैं। हाँ, कोई कहीं और जा रहा है, जाएंगे। अब नई डेस्टिनेशन या तो अपनी कंट्री में बनेगा तो ठीक है, नहीं बन पाया तो बाहर जाएंगे। वो टूरिज्म नहीं रुकने वाला है, और आपके इकोनॉमी को चलाने के लिए टूरिज्म उस जगह का सबसे बड़ा पॉइंट है। राइट। मैं जब घर ले लूंगा तो मेरा ऑलरेडी एक दिल्ली में घर है, तो मैं गोवा में कितने दिन रहूंगा? एक वीक ही तो रहूंगा। करेक्ट। मेरे एक वीक रहने से वहां का इकोसिस्टम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो फिर आपका क्राइम रेट बढ़ेगा, जो क्राइम रेट आप देख रहे हो, बिकॉज आप बोल रहे हो कि होटल खाली है, तो क्राइम रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे को भी लगता है, इसलिए मैंने कभी गोवा सिटी को एज ए स्मार्ट सिटी या ऐसा करके मैंने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया साहब। क्योंकि जो मैंने स्टडी की, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं अगर किसी चीज को ऑफर कर, कि गोवा एक्चुअली में उसके लिए नहीं है जो उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको बीच से उसके लिए रहने देते ना, कि बियर पियो, मस्त करो, जो चीज इसके लिए है रहने दो। अब ऐसा बोल सकते हो नहीं पियो, क्यों? तो बंद कर दो ना कंपनियां फिर। करेक्ट, आप बंद कर दो, या तो आप यही बोलो कि इस देश में बियर नहीं चलता। अगर चलता है तो भाई गोवा पे जो प्रचलन चल रही है, जो चल रही है, उसको आप रहने देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका टूरिज्म गिरा, आपके देश का पैसा कहीं और तो जाएगा ही जाएगा, एकदम बढ़ रही होगा। हाँ, बट ये वर्स्ट ये है कि घर बन रहे हैं, लेकिन वो घर 3 महीने यूज होते हैं। करेक्ट है, 8 महीने वो खाली रहता है। अब वो 3 महीने जो यूज हो रहे हैं ना, वो कौन यूज कर रहा है? जिसने बनाया है, उसके फ्रेंड्स, फैमिली वाले, ये वो सर। जिसके भी गोवा में जिन्होंने खरीदा ना, आप यकीन मानो सर, सबका सेकंड होम है, एंड यूजर कोई नहीं है वहां पे। वो सबने ऐसा ले रखा है जिसके पास ऑलरेडी दिल्ली, मुंबई कहीं घर है, तो ऑफ कोर्स यस, वो नेसेसिटी होम नहीं है। लग्जरी यूजर वो होता है कि जैसे गुड़गांव में जो रह रहा है, कि दिल्ली में जॉब कर रहा है, गुड़गांव में जॉब कर रहा है, वो रहेगा 365 दिन के 200 दिन तो चलो रहेगा ही,
लेकिन वहां पे वो उल्टा है, वहां पे तो बस सेकंड इनिंग होम भी नहीं है, वो सेकंड होम है कि कोई भी जाए जाके रह ले भाई। नहीं, इट्स हॉलिडे होम। अब मुझे पता है कि मेरे पास फ्लैट है, तो मेरा दोस्त को पता चल गया तो वो क्यों होटल लेगा? वो तो यही बोलेगा भाई तेरा खाली है ना, चाबी दे दे। एग्जैक्ट। तो वो जो इकोसिस्टम गिर रहा है कि टैक्सी वाले से कोई टैक्सी नहीं ले रहा, होटल में कोई जा नहीं रहा है, होटल खाली पड़ रही है, तो उसके बाद जब वो गिरेगा तो क्राइम एक टाइम पे तक हुआ। मैं तो घूमा हूँ, खूब घूमा हूँ कॉलेज टाइम में, कोई क्राइम रेट नहीं था। आज जो अब इतना दिखाते हुए वही लोग है ना, वो लोग बदल थोड़ी ना गए, वो तो वही लोग है, बट वो क्राइम रेट नहीं था, लोग तो आराम से घूमते थे। आप जितनी मर्जी घूम लो, क्योंकि उनको भी पैसे आ रहे थे, वो भी अपनी लाइफ में खुश थे, वो भी उनको किसी से मतलब नहीं था। उनके पॉकेट से जैसे ही पैसा निकलना शुरू हुआ, उसका गेम बदल गई। अगर हाँ वहां पे आप इंडस्ट्री बसाओ, अगर आपको लगता है कि गोवा को बनाना है, आप वहाँ पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बसाओ, आप वहाँ पे आईटी सेक्टर बसाओ, आप वहाँ पे कॉर्पोरेट को लेकर, हाँ, फिर को वैसे डेवलप करो उसको। फिर जैसे गुड़गांव आपने डेवलप किया, फिर आपने जैसे आपका मुंबई डेवलप हुआ है, फिर आपका जैसे आपका हैदराबाद डेवलप हुआ है, अहमदाबाद डेवलप हुआ है, बैंगलोर डेवलप हुआ है, वैसे उसको डेवलप करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वहां पर रहने के लिए लोगों को दे रहे हो और रोजगार नहीं है, तो खत्म है वो। और टूरिज्म पे पूरा वो सपोर्ट रहेगा नहीं। टूरिज्म तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब वो टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं है। मैंने घर लिया तो मेरे लिए टूरिज्म थोड़ी ना रहा, वो मेरे तो दूसरा घर का एक एड्रेस हो गया, वो फील ही खत्म होगी। तो वो अगर आपको उसको बचाना है ना, उस सिटी को गिरते हुए, तो या तो उसको वापस ले आइए, वो जो कि हो नहीं सकता, या तो वहां पे कॉर्पोरेट ले आइए। मोस्ट एक्साइटिंग शहर या गांव या टाउन इन हरियाणा फॉर यू, सोनीपत के अलावा? मोस्ट एक्साइटिंग आगे क्या दिख रहा है? गुड़गांव ही है फिर तो, सोनीपत। हाँ, गुड़गांव ही है। गुड़गांव कभी नीचे नहीं जाएगा। फरीदाबाद का कोई भविष्य? इंडस्ट्री है, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में गुड़गांव और फरीदाबाद में यही फर्क है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है। ये कॉर्पोरेट हो जाता है, वो इंडस्ट्रियल हो जाता है। और इंडस्ट्रियल एरिया में शायद मेरे दादा परदादा वो रह रहे थे, लेकिन जो नई जनरेशन है वो नहीं जाएगी। उनको फर्क पड़ता है कि भाई क्या कितना है, यकीन मानिए उनको फर्क पड़ता है कि टीडीएस कितना है, वो तो है। तो उनको फर्क पड़ता है कि मुझे लेविश लाइफ, नाइट लाइफ कहाँ मिलेगी। तो इसलिए गुड़गांव और इसमें वही डिफरेंस है, ऐसा कुछ, दोनों पार्ट ऑफ हरियाणा ही है। और लेकिन वो है कि वहाँ पे इंडस्ट्री है, तो लोग वहाँ पे काम करने जरूर जाएंगे, बट रहने का आप अभी भी उतना फोर्स लोगों को नहीं कर सकते। और उसी वजह से आप देखो, चाहे आप गुड़गांव बना दो, न्यू गुड़गांव बना दो, ग्रेटर गुड़गांव बना दो, सब बिकता जाएगा और सब बसता जाएगा। मेरी एक प्लानर से बात हो रही थी गुड़गांव का, अब वेरी बिग आर्किटेक्ट, वो बहुत प्लानिंग करी है उन्होंने गुड़गांव की, और अब वो आप ओल्ड गुड़गांव को तो रीप्लान नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन जो जितना भी न्यू गुड़गांव या जो भी कह लीजिए आप, ये डीएलएफ और ये सारा, वहां तक खूब डिस्कशन हुआ मेरा उनसे। मैंने उनको बोला, बॉस एक जगह बहुत बड़ी गलती हो गई। याद है वो क्या? मैं कहा, बारिश का पानी का एग्जिट नहीं है, पानी भर जाता है गुड़गांव में आज भी, और थोड़ा बहुत नहीं भरता है, गाड़ियां डूब जाती है। और यही सेम प्रॉब्लम फरीदाबाद में एग्जिस्ट करती है। बारिश के सीजन में मेरी फैक्ट्री है फरीदाबाद, तो मुझे जाना होता है, तो मैं पहले पूछे आता हूँ किसी से, यार वो वाली रोड का क्या हाल है? अभी जो नया बन रहा है, जो चेन्नई वाला एक्सप्रेस है, वो सारा सड़क जा पूरा हाईवे निकल रहा है, जिसको बाईपास रोड बोलते हैं, if I'm not wrong, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई का ही जो पार्ट है। आप उस एरिया से देख लेंगे तो वहां भी पानी की एग्जिट नहीं बनी, लेकिन जो एक्सप्रेसवे वाली साइड है, बस वहां पर आपको नहर के साथ साथ में आपको मिल जाता है। अदरवाइज जितना मेन हाईवे है, कुछ है, सब डूब जाता है। साइड लेन सारी डूब जाती हैं, जितनी भी एग्जिट लेन्स हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या विजन था उस टाइम पर, और अब जो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कभी कभी डाउट करता हूँ कुछ चीज़ें डेवलपमेंट में। जैसे आप धुलेरा की बात कर रहे हैं, धुलेरा में मैं आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रा आर वी मेकिंग। दुबई अभी पीछे डूब गया था पानी में, आई डोंट नो आपको पता है? पिछले साल की बात है, अप्रैल में मैं अपनी फैमिली के साथ पेरिस से वापस आ रहा था, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दुबई, और वहाँ पर इन्होंने किया ये था कि क्लाउड सीडिंग की हुई थी, और क्लाउड सीडिंग के साथ साथ में स्टॉर्म भी आ गया। 2-2.5 फुट 3 फुट पानी भरा होगा शायद कुछ एरियाज में, क्योंकि वहाँ ड्रेन्स नहीं है। दुबई में बारिश नहीं होती तो वहाँ ड्रेन्स ही नहीं है, ड्रेनेज ही नहीं है सड़कों पे। वो 2-3 फुट पानी भरने के बाद पूरा दुबई एयरपोर्ट रुक गया, पूरा दुबई का इंफ्रा हिल गया, एवरीथिंग वाज शट डाउन। हम लोग वहाँ एज ए फैमिली आई थिंक 36 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे, और छोटे छोटे बच्चों के साथ दुनिया बैठी हुई थी, बिकॉज स्टाफ नहीं आ रहा है एयरपोर्ट, जो शिफ्ट्स चेंज होनी है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ये बेचारे लोगों की मदद कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैंने उनको बोला अगर ये काम दिल्ली में हुआ होता ना, तो शायद 2-3 घंटे के अंदर सब सॉल्व कर देते, क्योंकि हमें क्राइसिस की आदत है। दीज पीपल रन ऑन सिस्टम्स। अब वो स्मार्ट कितना भी आप सिटी को बना लीजिए,
बट बहुत बेसिक चीज़ें आर नॉट एग्जिस्टिंग. तो दैट इज़ वाई वेयर माई डाउट लाइज इन अस बिल्डिंग अ वर्ल्ड सिटी ऑल्सो. जैसे धुलेरा को हम कर रहे हैं, या कोई भी नए प्रोजेक्ट्स, आज स्मार्ट सिटी वाले हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. स्मार्ट सिटीज़ वर रिक्वायर्ड. पहले शुरुआत में स्कोप ऑफ वर्क ऑफ स्मार्ट सिटी वॉज डिफरेंट. धीरे धीरे वो स्कोप ऑफ वर्क इवॉल्व होता गया, चीज़ें ऐड होती गई, कुछ बढ़ता गया, कुछ घटता गया हर जगह. और हर सिटी को शायद एक दारोमदार दिया गया था कि अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करने के लिए. आप किसी भी स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो वहाँ के प्लानिंग कमीशन, ये वो जो भी वहाँ प्लानर्स थे, उनको सबको एक वो दिया गया था कि आप अपनी सिटी की आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे. और कुछ लोकल आर्टिजन्स यूज़ होने थे, कुछ लोकल मटेरियल्स यूज़ होने थे. देयर वर सम बायलॉज देयर. एक पूरा व्हीकल बना था जिसको पूरा स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था, जिसकी वजह से जो उस पूरे प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा था. When I ask these architects, do you think it was a success? Half of them half-heartedly say no. तो बहुत खुश नहीं रहे. So historically थोड़ा सा अब तक हमारे देश में disappointment मिली है. But infra is one place where I think we are doing a great job today. When I say infra, I talk about railways. आज जो चल रहा है हाइपर ड्राइव में पूरा railways, roads, waterways अभी तक पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुई है. मेट्रो वर्क, आप किसी भी तरीके के कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए नए. कैनाल्स की बात हो रही थी, आपको पता नहीं, आपको कहीं डिस्कशन हुआ हो किसी के साथ. तो पहले कैनाल की या वाटरवेज की बात हो रही थी कि हम लोग रिवर्स को लिंक करेंगे, रिवर्स की लिंकिंग की बात हो रही थी. और दिस वाज हैपनिंग लाइक 30 years बैक, 35 years बैक. कोई बहुत क्रेजी उसमें हुआ नहीं. कोविड के बाद चाइना को दुनिया थोड़ा सा चाह रही थी कि हम इंडिया की कुछ पावर बढ़ा लें, तो पोर्ट्स का प्रोविजन बनने की कोशिश हुई थी साउथ ऑफ इंडिया में. तो जितनी भी सदर्न बेल्ट लेंगे आप, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, दीपमाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो नीचे जो हमारा वी आता है उस पे सब जगह पोर्ट्स प्रिस्क्राइब्ड थे, सजेस्टेड थे. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम बनाएंगे, चेन्नई के आसपास बहुत सारे पोर्ट्स क्रिएट करेंगे. आप बिलीव 100, 125, 150 पोर्ट्स की बात चल रही थी. कितने पे काम हुआ, मतलब इट्स जस्ट समथिंग दैट आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड ओवर द इयर्स ग्रोइंग अप अ लॉट. द ओनली हैप्पीनेस जो मुझे अभी दिखती है वो कुछ प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन में दिखती है, जहाँ पर प्राइवेट फोर्सेस ड्राइव कर रही हैं काम को, या फिर करंट गवर्नमेंट और ये जो अभी जो एंडेवर्स नए नए चल रहे हैं जिनमें एक्चुअली काम होता दिख रहा है. सड़क के काम होते हुए बहुत एक्चुअल वो लगता है कि हाँ सही में अब कुछ हो रहा है. दिल्ली में माय ब्रदर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, तो वो वहीं से दिल्ली गाड़ी लेके आया मस्त, सब 2-3 जगह स्टॉप मार के एकदम अच्छे से. एंड आई आस्क्ड हिम कैसा रहा, कहता इससे अच्छा एक्सपीरियंस ड्राइविंग का कभी नहीं रहा लाइफ का. सो पीपल आर जेन्युइनली एंजॉयिंग दिस नाउ. तो जब इसके साथ होगा क्या राजन भाई, कि एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी खुद से, अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से, अपनी कंस्ट्रक्शन के एजेंसीज से, आर्किटेक्ट से, सिविल इंजीनियर से, सबसे एक एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी. इसीलिए मुझे लगता है कि शायद धुलेरा एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे इंदौर है, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री. मतलब बट अगर मैं वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं देखिए साहब इंदौर जैसा शहर नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है इंदौर में. गोवा इज अ वेरी हैप्पी सिटी अपेरेंटली, बाहर से देखते हैं तो, बट वहाँ पैसा नहीं है, लोग कमा नहीं रहे पैसे. तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है. कड़वा सच ये है कि जहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती वहाँ शायद वैसे भी प्रोग्रेस आगे नहीं हो पाती. इशू ये है. तो जहाँ पैसा घूमेगा वहाँ काम चलेगा. अहमदाबाद वाज ऑलवेज अ इकोनॉमिक हब. अब मेरे को लगता है गुजरातीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया. तो आप कभी भी गुजरात की डेवलपमेंट देखेंगे, Not only India, NRI community also. वाह, ग्लोबली Abroad also. अफ्रीका में देखो मेजरली जो बिजनेस ओनर्स हैं गुज्जूज हैं. सो यू विल फाइंड ऑल दीज गाइज कि सब जगह अच्छे से इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं, चीज़ों को क्यूरेट करते हैं और उसको अच्छे से रन करते हैं. मेरे ख्याल से अफ्रीका, तंजानिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री ओन बाय गुजराती गाय. ऐसे उसकी और भी जगह सप्लाई जाती है विद इन अफ्रीका. अफ्रीका तो एक अपने आप में अभी भी पिछड़ा हुआ सिस्टम है, बट वहाँ भी गुजराती बच चुके हैं जाके. कहने का मतलब ये है. कभी कभी मुझे लगता है कि इंफ्रा तो हो गया चलिए सरकार का दारोमदार, बट एज आप कितना ऑब्जर्व करते हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सिटीजन या प्राइवेट एंटरप्राइजेज या प्राइवेट कंपनीज को क्या करना चाहिए टू हेल्प दैट? मैं एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं
कि अपने देश में ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सी चीज नहीं है जो इंजीनियर्स नहीं बना सकते, हम नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है, पहले इन्वायरमेंट नहीं था इस चीज का, इंफ्रा के ऊपर लोगों को इतना फोकस नहीं था। मैं आपको बता, जो आपने बोला कि एक बात चली थी नहरों को नदियों को जोड़ो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बात करी थी। यस, बीच में गवर्नमेंट चेंज होती है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी की का बात जाता नहीं, किसी को लगता नहीं कि नीड है। तो इसी वजह से हम वो जो 10-15 साल जो हम पीछे है ना, वो इसी वजह से कि लोगों को तब लगा नहीं था कि इंफ्रा कभी भी ये नहीं बनता कि नीड है। आज इंफ्रा इस बेस पे बनता है कि कल इसकी नीड होगी और फॉर श्योर होगा। वो तो इसी वजह से आपका देखिए मुंबई कोलैप्स हो रहा है लोकल सिस्टम उसके, बिकॉज वहां पे मेट्रो पे किसी को ध्यान नहीं दिया। दिल्ली आपका सर्वाइव कर गया क्योंकि आपके पास शुरू में मेट्रो बन गया। हाँ, अदरवाइज आप दिल्ली को बिफोर प्रॉपर पॉपुलेशन डेंसिटी वेंट अप, आप हमें मेट्रो तैयार मिल मेट्रो एक सर्विस, यही इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। आपके पास वो विजन होना चाहिए, आपके पास वो विजनरी लीडर्स होने चाहिए जो आपके विजन को अप्रूव करे। होता क्या रहा है कि आप विजन रखते तो टेबल पे, आज जो है नहीं है ना, कल नहीं करेगा। अगर मेरे डैड ने या आपके डैड ने ये सोचा होता कि आज मुझे एक कमरा ही चाहिए और मेरा बच्चा छोटा है, तो इस हिसाब से तो घर नहीं चलता। लेकिन उन्होंने ये विजन देखा कि नहीं, मेरे को एक घर लेना पड़ेगा। आप समझ लो, कमरे में नहीं गुजारा होगा, क्योंकि घर तो हर बार नहीं बनता। हमने क्या कर दिया था ना बीच में कि अभी कमरे की जरूरत है तो कमरे में रहो, जब घर चाहिए तो ले लेंगे। सील वहां से गिरना शुरू हुआ। अभी जो आप कर रहे हो ना, अभी जो हो रहा है सर, वो हम बैकलॉग फिल कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी हम तो पीछे है बहुत, तो हम बैकलॉग को फिल कर रहे हैं। कमिंग टू द धुलेरा और कमिंग टू द स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी भी ये नीड ऑफ आवर है और ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा। इंडियंस पे डाउट कई बार इंडियन खुद भी कर लेते हैं और बाहर के लोगों ने भी किया है कि मेट्रो चला पाएंगे, बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। जापान हेल्प अस नाउ। हम अब ये हो गए कि हम कंसल्ट करते हैं, हम दूसरे देश का मेट्रो बना के दे रहे हैं। एलएनटी ने कंस्ट्रक्ट करके दिया ना, राइट, साउथ अफ्रीका की कंट्री के लिए हमने बनाया, उसके लिए एल्स्ट्रॉम ने उसका ट्रेन बनाया था, एलएनटी ने पूरा कंस्ट्रक्शन किया उसका। अब हम दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं। वही सिमिलरली चीज होगा, आप देखना एक टाइम आएगा कि हम बुलेट ट्रेन बनाने के लिए दूसरे देश को कंसल्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे बन सब कुछ सकता है, बना भी सब कुछ सकते हैं, बस आपको लीडर्स जेन्युइन मिलने चाहिए, उनका सपोर्ट मिलना चाहिए। और वही इन्वायरमेंट अभी इस करंट गवर्नमेंट में हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये सिटी बनती हुई दिख रही है। चाहे वो स्मार्ट सिटी देख लो या इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, डब्ल्यूडीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नीड आपको बहुत दिन से था। आप किसी कंपनी को आके बोलो कि मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करो, वो क्या पूछेगा आपसे कि फ्रेट की लागत कितनी है। मैं अगर फ्रेट बोलूं, आपके पास तो फ्रेट मूवमेंट का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, पहले नहीं था। आपने बस वही एक ही रेलवे लाइन है, पैसेंजर पहले जाएगी, मालगाड़ी बाद में जाएगी। तो मैं एज ए कंपनी ऑर्डर मैं बोलूंगा भाई मैं बांग्लादेश में अपना खोल लेता हूँ फैक्ट्री, मैं इधर क्यों खोलूंगा, या मैं कहीं और खोल लेता हूँ जाके, क्योंकि पैसा जिसके पास होगा वो उसके लिए ऑप्शंस पूरे वर्ल्ड में खुले हुए हैं और वो बिजनेसमैन है, तो वो आपकी कंट्री में तभी इन्वेस्ट करेगा जब आपके पास फ्रेट मूवमेंट इंप्रूव्ड होगा, बेहतर होगा। अब आप देख लो, डबल डेकर ट्रेन आपकी चलती है डब्ल्यूडीएफसी पे 100 की स्पीड से, आपको लगता है वाह क्या बात है। अब उसको दिखा के तो आप बुला ही लोगे कंपनियों को, इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ। उस डबल डेकर को अब ट्रिपल डेकर करने की बात चल रही है, क्योंकि डिमांड है। ये भारत सरकार को भी नहीं लगा था, इंडियन रेलवे को भी नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी लाइन, क्योंकि लोड इतना है आपके एग्जिस्टिंग लाइन पे, क्योंकि आपने अपग्रेड नहीं किया रेलवे लाइन को। तो सबसे ज्यादा आप देखो रोड में तो ऑफकोर्स नितिन गडकरी साहब ने, उनके विभाग ने तो बहुत काम किया है। नेक्स्ट डेकेड जो आपको दिखेगा ना, सबसे ज्यादा काम वो रेलवे पे, और रेलवे जरूरत भी है। 70 साल तक तो हम पहुंच नहीं पाए कश्मीर तक, अब हम पहुंचे हैं, लेकिन हम सोचो कितना पीछे है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो लीडर्स आपके हमेशा विजनरी होने चाहिए। थैंक गॉड इंडिया के लोगों ने इस वक्त विजनरी लीडर्स को कमान दे रखी है, करेक्ट, जिसकी वजह से हम देखो हमारा आपका फ्यूचर तो चलो हमने जो चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आने वाले जनरेशन को मिलेगा वो चीज जो उनको चाहिए। हम उतने भी पीछे नहीं है, लेकिन यस जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं हम एक पैरेलल पेस पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करें ना कि नहीं 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 हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ नहीं बन सकता, तब तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। धुलेरा भी अगर आप देखोगे उन्होंने बहुत रिसर्च किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। दुनिया के टॉप डेवलपर्स, दुनिया के टॉप आर्किटेक्चर, दुनिया के सारे वो लोग जिन्होंने एक अर्बन सिटी बनाया है ग्रीन फील्ड, उनको हायर किया, उनको एज ए कंसल्ट रखा है। और सिंपल सी बात है, आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा पैसा नहीं डालेगा। जापान ने अगर उसमें पैसा डाला है या कोई भी पैसा डाला तो आपकी सिटी में कोई पैसा नहीं डालेगा ऐसे ही, जब तक आपके पूरे पेपर पूरे रिसर्च नहीं देखता। तो मैंने जब वो दिल्ली मेट्रो की रील्स डाली थी ना, तो उसमें एक नीचे कमेंट आया था कि मैंने इसमें लिखा था कि पावर सप्लाई के बारे में बात हो रही थी कि क्या आप जानते हो कि दिल्ली की मेट्रो कंटिन्यूस पावर सप्लाई पे कैसे चलती है, तो उसका क्या सिस्टम है। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था किसी को,
अब लोग उसमें नीचे कमेंट्स डाल रहे थे मीनवाइल चाइना, और उसके आगे क्लाउन बना देते थे. So they were making fun of us in a way. China in the last 30 days has China's deep seek wipes off 1 trillion in US stocks. इसी पिछले 30 दिन में हुआ है. Yes. Sends Microsoft, Nvidia and Google crashing. China came up with the fastest train of 450 km/h speed. अभी 30 दिन के अंदर, पिछले 30 दिन के अंदर ही लॉन्च हुआ है. आर्टिफिशियल सन बनाया चाइना ने, जो विच ब्रोक सम रिकॉर्ड. जो एनर्जी सोर्स, सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी सोर्स के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बनाया है कुछ. दे बिल्ट द लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड रिसेंटली, जिसको भी उन्होंने अनवील किया है. दे चाइना लीड्स इन A2A हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी. अभी ऑफ लेट 30 दिन में ही कुछ ऐसा डेवलप किया था, लास्ट उन्होंने जो अनाउंस किया है. They've made a 6th generation fighter jet. They've made the biggest amphibious assault ship. तो जो पानी और सरफेस दोनों पे रह सकती है. चाइना की सैटेलाइट हैज बीटन इलॉन मस्क्स स्टारलिंक, जो भी उनकी सैटेलाइट का वो ट्रेन भी दिखाई थी किसी ने. ये पिछले 30 दिन की डेवलपमेंट है उनकी. आई थिंक एक चीज़ जो हमारे मेंटालिटी को अब तक थोड़ा सा रोक के रखती है, वो ये भी रखती है कि हम हर चीज़ को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं. यार वी आर बेटर देन देम, ऑफ कोर्स वी आर बेटर देन, कोई सवाल ही नहीं है. बट आई थिंक वी नीड टू लुक अप टू बेटर countries which are setting example. For example, Singapore एक green सिटी और कंट्री कह लो. एक्चुअली मेरे को ना वो सिटी कहना बेटर लगता है शायद सिंगापुर को, कंट्री की बजाय, क्योंकि बहुत बड़ा देश नहीं है. विद इन द सिटी कैसे उन्होंने सब कुछ ग्रीन बनाया, और अपने आप को एक्चुअली देखा जाए तो कार्बन जीरो की तरफ जिस स्पीड से सिंगापुर ले जा रहा है, दुनिया में कोई नहीं ले जा रहा. ऐसे देशों से सीखने की ज़रूरत है मुझे लगता है हमें. और अभी भी उस ग्रीन रेवोल्यूशन में दिल्ली फिर भी इज़ डूइंग ओके, बिकॉज दिल्ली में प्रोटेक्टिव रिज एरियाज जो जैसे संजय वन रिज एरिया, जो आपका वेस्ट वाला रिज एरिया, नॉर्थ वाला रिज एरिया, ये सब प्रिजर्व फॉरेस्ट ऑलरेडी बन गई थी, जिसमें ओखला भी है, आपका ओखला में भी है. तो स्ट्रॉन्ग ये एरियाज बन गए थे जो जहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दिल्ली में आज भी है. एंड आई थिंक आने वाली जनरेशंस के लिए भी रहेगी होपफुली, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी कैन टच दैट. ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज सब जगह नहीं थे. आर्य कॉलोनी का विवाद हुआ था बॉम्बे में. तो वी नीड टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी अ लॉट while we are constructing, while we are developing something. That is one area जो बात करके रह जाती है. मुझे अच्छे से याद है जब ये वसंत कुंज में मॉल्स बने थे, तो ये पूरा का पूरा वो जंगल का पार्ट था. तो संजय वंशे के ग्रीन से जुड़ा हुआ एक पैच था, जिसके बीचों बीच नेल्सन मंडेला रोड निकाली गई थी, जो 100 फुट इधर 100 फुट इधर. जब ये रोड बनी तो ये लैंड अलॉट हो गई थी मॉल्स को, और एक मारुति की आई थिंक कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ. इन्होंने वो डिगिंग चालू कर दी थी, तो वो पूरी प्लांट्स हटाए गए, सब कुछ पेड़ हटाए गए. वो प्रोजेक्ट हॉल्ट कर दिया गया था 2-3 साल तक के लिए. इनको मैंडेट दी गई थी कि जितने पेड़ काटे हैं उसे दुगने लगाइए पहले. अब आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर दीज कर्व्स इन प्लेस. वो हुआ नहीं हुआ, देयर मस्ट बी बॉडीज दैट मस्ट रिजेक्टेड, बट डेवलपमेंट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट इज अ प्रॉब्लम एज वेल. आप कितना भी बड़ा शहर हो. ग्रोइंग अप मैं सोचता था दिल्ली में यार हाई राइज ही नहीं है, दिल्ली में तो स्काई स्क्रैपर्स ही नहीं है. हमारा इकोसिस्टम या हमारी जिस तरीके का टाइपोलॉजी है दिल्ली की, शायद डिमांड नहीं करता. वो मुंबई में डिमांड करता है. हम लोग सीस्मिक जोन 4 में है, वो एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. अभी पीछे का अर्थक्वेक आया था 2-3 दिन पहले, तो मैं सुबह उठा हुआ था 5:36 के करीब अर्थक्वेक आया था, पूरा बेड हिल गया था मेरा. तो दिल्ली एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है. कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं उस क्वालिटी की अभी भी नहीं हो रही है जहाँ आप देखें. राजन भाई, कुछ few insights that you want to talk about, कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं शेयर करना, जो आपके दिल के करीब होंगी, आप बताना चाहो मेरी ऑडियंस को, प्लीज द स्टेज इज योर्स. खुल के आप जो भी बात करना चाहें, प्लीज गो फॉर इट. सी आई थिंक जो आपने बोला है कि यस चाइना इतना सारा कर रहा है, तो अगर आप केस स्टडी देखोगे, अगर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मुझे अगर अपने देश को कंपेयर करना है तो मैं अपने साइज के हिसाब से ही करूँगा. राइट. मैं पाकिस्तान, सिंगापुर इनसे क्या ही करूँ, क्योंकि वो तो मेरे एक सिटी के बराबर है, एक राज्य के बराबर. मैं चाइना से करूँगा. चाइना ने मेरे से बेहतर क्या किया एज अ कंट्री अगर मैं बोलूँ, तो उन्होंने उस टाइम पे डिसीजन लिए जब हम सोच भी नहीं रहे थे जी. तो इस वजह से, क्योंकि उनके पास कॉर्पोरेट्स है, उनके पास पैसा है, और जब आपके पास पैसे आते तो आप रिसर्च भी अच्छे खासी कर लेते हो.
हमारे पास तो नीड है कि हम उन्हीं प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि जो जरूरत है। उन्होंने क्या किया कि जरूरत है उनमें भी लगाओ, नहीं है तो भी, क्योंकि आप जितने भी आप हाई स्पीड ट्रेन जो उन्होंने टेस्ट किया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट, या रॉकेट्स बनाया और डैम बनाया, इसके लिए रिसर्च भी आपको करनी पड़ती है, राइट। और बहुत सारा पैसा आपका उसमें ड्रेन होता है। तो आपके पास इतना बैक होना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, आज फेल हुए कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और उनके पास नहीं था पहले। हाँ, उनके पास नहीं था, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें जब ट्रेन पकड़नी चाहिए थी हमने उसमें पकड़ी नहीं, उन्होंने बोर्ड कर ली, हम पीछे खड़े रह गए। अगर हमने भी किया होता तो आप 80s के दौर में देखोगे तो हमसे चाइना नीचे था। तो हमें अपनी इतिहास को जानना पड़ेगा कि हमने वो लोग मुझे भी कमेंट भेजते हैं कि चाइना देखो कहाँ है, लेकिन अगर मैं उनको ये रिप्लाई करूं कि भाई हमारी पूर्वजों की ही गलती है जिसकी वजह से हम आज भुगत रहे कि चाइना इसको नहीं, अब हम सुधारते हैं। हाँ मतलब, लेकिन हाँ ये नहीं है कि वो बेहतर नहीं हो सकते। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि हम ये डिसअपॉइंट नहीं हो सकते कि चाइना नहीं किया तो हम नहीं कर सकते, हम उससे बेटर कर सकते। जो उसके फेलियर्स है ना उसको आप रीड करो, वो आप दोहराओ मत, और आप एकदम सस्टेन कर जाओगे। चाइना में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी सिटी भी अगर आप देखो वो खाली पड़ा है, क्योंकि बस उन्होंने बनाना शुरू किया और बनाते चले गए। उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि किसकी जरूरत है किसकी नहीं जरूरत है। और दूसरा, हमें अपने देश में बिजनेस माइंडेड लोग बनाने पड़ेंगे, ना कि सैलरी ओरिएंटेड और जॉब माइंडेड। घर की जो एनवायरनमेंट है, मतलब बदलाव घर से करना पड़ेगा। जो बच्चे बनते तो उनको बोलते हैं बस पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छा जॉब मिल जाए। वो जब आप चेंज करना शुरू करोगे ना, जस्ट लाइक आपने बोला ना कि गुज्जी इज ऑलवेज अबाउट बिजनेस, बिकॉज उनके इकोसिस्टम में ये है कि आप अपना कुछ खुद का करो, अपने पैर पे खड़ा हो। जो मोदी साहब आप सुनते भी होंगे जो बोलते हैं ना कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनो, वो आपको इकोसिस्टम में डालना पड़ेगा। वो आपके घर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई जो भी करना अपना करना। वो एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, लेकिन वो करेगा। जब ये इकोसिस्टम पूरा बनेगा ना, फिर आप इस कंट्री को, इतनी बड़ी कंट्री को आगे लेके जा सकते हो। सिर्फ सैलरी के बेस पे आप नहीं लेके जा सकते हो। आपको अंबानी अडानी जैसे और भी लोग चाहिए, और मैं तो कहता हूँ ऐसे 100 लोग चाहिए, तब जाके इतनी बड़ी कंट्री को आप ड्राइव कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ मैं ये बोलूं कि मैं एक दिल्ली में बैठ के या मैं गुड़गांव में बैठ के मैं पूरे इंडिया का कैलकुलेशन कर दूं, नहीं हो सके। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कि जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना इंफ्रा को कवर करने में, तब मुझे पता चला कि ये देश उतना भी नहीं है जितना आपको पेपर पे पता है। बहुत सारी चीजें पेपर पे है भी नहीं, लेकिन आप जब चलते हो, ट्रैवल करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको लगता है वाह यार कमाल है। आपके पास एक तरफ अलग है, आपके पास नॉर्थ ईस्ट जाओ वो अलग ही डिवीजन है, आप साउथ जाओ वो अलग ही है, आप नॉर्थ जाओ अलग ही है, वेस्ट जाओ अलग ही है। उनको कंबाइन करते हो तो इंडिया बनता है। उसको टेस्ट करने के लिए पेपर पे पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कंट्री में ट्रैवल नहीं करो, अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज, अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसपे अगर हमारी कंट्री के लोग काम करें ना, वो बहुत सक्सीड होंगे। जैसे अभी अब देखोगे कुछ दिन पहले मखाना की कितनी चर्चा हो रही है ना, बजट भी आया, सब कुछ आया मोदी साहब ने, लेकिन यही चीज आपके 10 साल पहले बात नहीं हो रही थी उस पर। वो मार्केट में था पहले से ही, राइट। आज जो आप ऑर्गेनिक चीजों की बात कर रहे हो वो हमारे यहाँ था, लेकिन हमने अपने इकोसिस्टम ऐसा बना, नहीं यूएस से आया ना अच्छी होगी जी। हमने अपनी चीजों को, हमने ऑलिव ऑयल को ऊपर रख दिया, इटली से आई हुई एक चीज को हमने अपने घी को नीचे रख दिया। नहीं वही बेहतर है। We are going back, अब उसी की तरफ वापस आ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि वही बेहतर है, क्योंकि ये पता होना चाहिए हर कंट्री का अपना वो एक्सपर्टीज होता है, वो लैंडस्केप होता है, वो लोगों का बॉडी वैसा होता है कि जो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप बोलो आप सी वाले एरिया में कहीं रहे नहीं हो और आप सी में रहे, आपको सी सिकनेस हो जाएगी, आप सी फूड नहीं खा सकते हो। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे देश के लिए जो नहीं बना है वो नहीं बना। अभी भी आप देखो, एक टाइम था, हम आप हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मैं आपको 15 साल पीछे लेके चलता हूँ। आप हिंदी में करते, लोग क्या बोलते हैं आपको? गंवार है। हमने अपने ही एक लैंग्वेज को इतना नीचे कर दिया कि ऐसा लगा कि पता नहीं इस लैंग्वेज में बात करना ही पाप है। ये मेंटेलिटी बना दी गई। स्कूल में नहीं होता था, स्कूल में एवरी चीज डांटती थी, एवरीवेयर। सर आप जॉब में चले जाओ, आपको आपने बोल दिया तो उसको लगता था कि इसको आता नहीं है, आता नहीं है। ठीक है। आप चाइना की बात करते हो, उन्होंने तो कभी बैन नहीं लगाया अपने लैंग्वेज पे। बट आई थिंक वो इंटरव्यूज में अभी भी होता है, दे टेस्ट योर इंग्लिश एबिलिटी स्टिल, बट वो कम होती गई है। मतलब आप एक पॉडकास्ट, एक चैनल आप हिंदी में खोल सकते हो। अदरवाइज पहले लोगों को लगता था इंग्लिश न्यूज़पेपर देख रहा बड़ा आदमी होगा, समझ लो, इंग्लिश न्यूज चैनल देख रहा है भाई अमीर होगा, क्योंकि आपने उसको अमीरियत से जोड़ दिए थे और हिंदी को आपने दिखा दिया बेकार है ये, राइट। अभी जब आपको लगा ना कि नहीं भाई, जो हमारी देश की एक्चुअल चीजें ना, जो रूट से आई है वो बेहतर है, तभी आप इस देश को आगे लेके जा सकते हो, राइट। वही हुआ चाइना में। अगर आप बोलते हो, वो तो आज भी अपनी सारी चीजें यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज, उनको नहीं फर्क पड़ता इंग्लिश में आप बोलो नहीं बोलो। आई वर्क विद द चाइनीज, आई वर्क विद देम, दे डोंट गिव अ डैम। वो अपने बच्चों को नहीं बोलते कि भाई ग्रो करना है तो इंग्लिश सीखो, वो कहते हैं मेरा यही लैंग्वेज है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वोत्तम माना है। हमें अपने आप को मानना पड़ेगा हम भी हैं। और ये अब जो इन्वायरमेंट बना ना कि नहीं भाई आप जो हो बेस्ट हो,
तो वो कॉन्फिडेंस आया ना मेरे अंदर बचपन से। वी आर अ ह्यूज मार्केट, ह्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन भी है, और सबसे यंग डेमोक्रेसी भी है हम। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो मैं कुछ ब्लॉगर्स की बात करता हूँ, हो क्या रहा है कि अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और यहाँ इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया वाली एक लेडी है, जब वो उन्होंने इंडिया में आके कंटेंट बनाना शुरू किया था, उससे पहले शायद 120-130 कुछ के फॉलोअर्स थे उनके, और एक ही चीज़ पिछले 6 महीने से ना कंटिन्यूस वो एक ही चीज़ कर रही हैं कि इंडिया के कोने कोने में जा रही हैं और अलग अलग जगह शी इज़ ईटिंग एंड शी इज़ पोस्टिंग अबाउट इट, दैट्स इट। अब जानते कितने फॉलोअर्स आए उनके? 730 के फॉलोअर्स और समथिंग। तो 6 लाख फॉलोअर ऐड हो गए उनके 6 महीने में, just because she is creating content on Indian food and she is somebody who's a foreigner. तो एक वो अट्रैक्शन पॉइंट भी हो जाता है कि अरे बाहर के लोग आके हमारे बारे में बात कर रहे हैं, so she gains so much traction. I think आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि आधे से ज़्यादा बाहर के जो जितने भी शोज या चैनल्स चल रहे हैं वो हम लोग चला रहे हैं। वी आर अ ह्यूज मार्केट, तो हर कोई इंडिया आना चाहता है। हाँ, उनको बाजार तो बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स कितने साल पहले इसीलिए इंडिया आ गया था, कोका कोला आ गया था, पेप्सी आ गया था, ये सब इसीलिए आए थे। सारे दुनिया घूमे हैं खैर लोग तो, बट यू आर राइट, आई डू अग्री इन दोज एस्पेक्ट्स एंड वी आर अ ह्यूज मार्केट। वी नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द इकोसिस्टम विद इन आवर कंट्री एज वेल। एनीथिंग इन कंस्ट्रक्शन दैट यू सॉ एंड यू वर सरप्राइज्ड या यू वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, कुछ देख के ऐसा अच्छा लगा आपको अपने दुनिया भर के विजिट्स में जो आपने अलग अलग किए हैं, कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ आपको लगा कि यार ये बताने लायक है, अब बात करने लायक है? उसमें चिनाब ब्रिज है, हाँ। जो कि जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरी मुंह से ऐसे निकला था वाह। जब आप चिनाब ब्रिज पे खड़े होते हो 100 किलोमीटर स्पीड से, मतलब हवाएं इतनी स्पीड से आपको जब टच करती है, आप दुनिया के उस छोर पे खड़े हो जहाँ पे लोग कहते हैं आईफिल टावर से कंपेयर करो। आईफिल टावर एक अलग लैंडस्केप है, ये अलग लैंडस्केप है। मैं उसके पीछे की स्टोरी आपको बताता हूँ। उस चिनाब ब्रिज को बनाने के लिए 10 साल लगे थे रोड बनाने में, ताकि वहां तक पहुंचा जा सके कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 10 साल। तो वो एक बहुत बड़ा अजूबा है, मतलब आप समझ लो इंजीनियरिंग की दुनिया में। और उसको क्योंकि मैंने देखा है उसमें तो बहुत सारी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स आपको शो हो, तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये एक चीज है कि जब आप जाओगे वहां पर जो एक्सपीरियंस करते हो वो वाव है, वाव। आप उसको दूर से भी देखते हो तो आपको लगता है यार क्या। चिनाब ब्रिज पे से ये भी वंदे भारत ट्रेन निकली है? यस सर, है ना? यस। उसकी हाइट है आईफिल टावर से ऊंची हाइट है। सॉरी, वो चिनाब ब्रिज से निकली है और आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा हाइट पे है। बट मैं उसको क्यों बोलता हूँ कि मैं आईफिल टावर से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आईफिल टावर जब बना था वो अलग लैंडस्केप, वही मैंने बोला ये अलग है। पहाड़ की 2 चोटी है, जाने के लिए वहां रास्ता नहीं है। पहले तो आपने रास्ते बनाए, फिर उन 2 चोटियों को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके लिए इक्विपमेंट्स भी आपको नए बनाने पड़े। इक्विपमेंट्स वहां पहुंचाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने पड़े ताकि इक्विपमेंट्स वहां पे पहुंच पाए। पूरी नई डिजाइनिंग करने की। आपको पता है जो चिनाब ब्रिज जहां पे बना है वो तो ना 1 फीट इधर हो सकता था ना 1 फीट उधर। ओके, वो वहीं पे बन सकता था। अच्छा, उसकी इतनी डिटेलिंग है। इनफैक्ट वो जो पूरा ब्रिज का जो आर्च देखते हो, ये जो पूरी ब्रिज जो बनाई गई है, वो पूरा का पूरा ब्रिज भी इंडियन कंपनी ने डिजाइन किया, इंडियन इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। नाइस। उसके पीछे की जो पूरी इंजीनियरिंग है, मतलब उसका जो फाउंडेशन है, आपको समझ लो कि फुटबॉल के ग्राउंड इतना बड़ा तो उसका फाउंडेशन है आपका, बीच में उसके कोई सपोर्ट नहीं है। राइट। उसके ऊपर से आपको ट्रेन दौड़ाना है कल को। और उससे भी बड़ी बात है वो उस दौर में बना है जब कोई उस जगह पे जाना पसंद नहीं करता था। राइट। मैं जब बात कर रहा था उनके एक इंजीनियर से मुझे बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने बोला कि जब मैं पहली बार यहाँ पे पोस्ट हुआ था, जब मैं आया था, मैं मिलिटेंट्स और आर्मी के क्रॉस फायरिंग में फंस गया था। Oh God. तो उन्होंने बोला कि मैं बस बच गया। तो मैंने कहा सर आप भाग भी सकते थे, ऑब्वियसली जो दूसरा बंदा होता है भाग जाता। बोला हाँ यार मेरी टीम के बहुत बंदे भाग गए थे, लेकिन मैं नहीं भागा था क्योंकि मुझे तो यही करना था और मुझे आता यही है। तो वो बनाना, अगर आपको लगता है उसके पीछे की स्टोरी आप सुनोगे, जो गांव है, जो रियासी या ये जो गांव है, जब आप वहां पे जाओगे ना, वो लोग रेलवे वालों को इतना धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से, रेलवे की वजह से वहां पे रोड आया। करेक्ट। अगर चिनाब ब्रिज नहीं आता ना, वहां रोड भी नहीं आता।
वहां पे उस चिनाब ब्रिज को बनाने से पहले उन्होंने एक टनल बना रखा है ताकि गाड़ियां जा सके पहाड़ को काट के पहले। तो उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया, उसके बाद जाके वो चिनाब ब्रिज बना। तो चिनाब ब्रिज के बनने से रेलवे लाइन जब अब जा रही है तो उसके बाद तो डेवलपमेंट होगा ही। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टोरी जो आप जाते हो, जो फील करते हो, तो सोचो वो एक ब्रिज की वजह से कितना बड़ा उस जगह पे बदलाव आया है। और आप शायद दूसरा चिनाब ब्रिज बना भी नहीं सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द मास्टरपीस है। आप देखो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे उसकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है कि वो कैसे बना, कैसे उसको आपने डिमांड, क्योंकि उस समय तो आपके पास उतनी लैविश टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी कि ड्रोन भेज के सर्वे कर लेता हूँ। ड्रोन तो कॉमन हो गया आजकल, है ना। उस समय तो नहीं था, आज से 15 साल पहले आपने जब सर्वे किया था तो सर आप जब उसको जाके फील करते हो, चिनाब ब्रिज हमेशा मेरे इधर रहेगा क्योंकि वो इंजीनियरिंग का अलग कारनामा है। और वो जो बनाया है, जो उसके पीछे की स्टोरी है, जो मेहनत लोगों ने करी है, राइट, कि आपको आर्मी लगाने पड़ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन बनाया, मतलब वो एक था कि नहीं बनाना है और बना के दिखाया है। और जब आप फील होते तो अभी भी आप उधर जाओ, आपको यू विल फील वेरी प्राउड। नाइस। आई फेल्ट दैट, आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन आई मैं पूरे बारिश में खड़े होकर मैंने उसका वीडियो शूट किया है, वेरी नाइस, ड्यूरिंग द रेन, बिकॉज वो अमेजिंग है। जब बादलें उसको ढकती है, यू नो, जब सीजन में आप जाते हो, जब हवाएं चलती है, जब रेन होता है, उस पर से गुजरना। ऑफकोर्स वंदे भारत और ये सब जाएगा तो वो तो और उसमें 4 चांद लगाएगा, लेकिन वो खुद में ही अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। वेरी नाइस, बहुत बड़ा, जाना पड़ेगा अब। या यू मस्ट, मतलब मैं जितनी बार जाता हूँ मैं 5-10 मिनट रुक के दूर से और उस चिनाब ब्रिज को देखता हूँ। मैं बस सोचता हूँ कि इसके पीछे, जैसे मैं क्या हूँ ना, मैं थोड़ा सा वैसे विजनरी वाला बंदा हूँ कि जैसे मैं रेड फोर्ट गया या मैं कोई भी किला या कोई भी ऐसी इमारत पे जाता हूँ तो आई जस्ट इमेजिन कि क्या एक दौर रहा होगा, क्या ये रहा होगा जब ये बिल्ट हुआ होगा, है ना, कि जब आप लाल किले पे और वहां से अजीम मौसा शहंशाह अनाउंस, मतलब वो आप जरा, या आप महाराष्ट्र जाओ, महाराणा प्रताप आ रहे हैं उनके, तो वो एक दौर, आप राजस्थान में जाओ, शिवाजी के दौर के टाइम को आप इमेजिन करो, वो जो किले आप देखते हो। तो वही चिनाब ब्रिज पे मैं जाके खड़े होकर सोच रहा था कि यार क्या एफर्ट लगाया बंदों ने। कहना आसान है कि एक ब्रिज बन के तैयार हो गया, लेकिन जब उनके साथ बैठो, उसकी कहानियां सुनो, तो आपको लगता है ये उतना भी आसान नहीं था। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखे होंगे, लेकिन आप कभी क्रॉस फायर में एज ए इंजीनियर नहीं फंसे होंगे। करेक्ट। और उसके बाद आपको पता चले आप ही को पुलिस सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, पता नहीं किस दिन कोई मिलिटेंट आ गया, यू नो, आप पता नहीं है कि यहाँ तो आप बना रहे हो दिल्ली में, आपको पता है हर बंदा आम है, वहां पे हर बंदा आम नहीं था। हर ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे कई कहानियां हैं, और उस रीजन की प्रोजेक्ट की कहानियां जब आप सुनोगे ना, आई एम श्योर इट्स लाइक कमाल। ग्रेट। राजन भाई, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, आपने समय निकाला हमारे लिए आज। मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। सेम है। एंड आई होप वी कैन गो लाइव समटाइम्स टुगेदर एंड लेट्स टॉक टू आवर ऑडियंस। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, लाइव बातें करेंगे, खूब लोगों से, लोगों के सवालों के जवाब देंगे। फॉर श्योर। दिस वाज राजन सिंह एंड ही रन्स अ चैनल कॉल्ड आरएस लाइव। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो ऑन इंस्टाग्राम, आरएस लाइव इंडिया को फॉलो करिए। You will find him on YouTube as well. He's the #1 influencer in the country. So yeah, if you have any questions, write to me at India's #1 construction podcast and I will answer your queries. Thank you for tuning in. Have a great day.